नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक राशि में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग पॉलिटी पॉलिटी और जियोग्राफी वाली सेगमेंट लेके चल रहे हैं। पॉलिटी में दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों अब तक हमारे 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें अब तक हम लोग देखा है यहाँ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको देख लिया था लास्ट वीडियो में, और ये सब पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज के यहाँ के इसके जो संबंधित प्रश्न है इसको देखेंगे। दोस्तों, कुछ हम आपके लिए जरूरी सूचना बता दें। अगर आप पीसीएस पीसीएस आरओ एमपीपीसीएस बीपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप उसके लिए ये रामबाण है। क्या है? रामबाण। रामबाण है। क्यों रामबाण है? क्योंकि ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। क्योंकि जितना ये जो घटना चक्र है दोस्तों, ये पूरा पीवाईक्यू का संकलन, और पीवाईक्यू को आप पीवाईक्यू मत लीजिए, इसे मास्टरों का मास्टर कीजिए। मास्टरों का मास्टर। क्यों मास्टरों का मास्टर? इसलिए होता है, यह हमारे आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का ही संकलन है। इसीलिए क्या है कि यह आपके सभी एग्जामों के लिए मार्गदर्शन देता है। आप जिसका भी तैयारी करते हैं, कोई का दृष्टिकोण का पता चल जाए, हम उसके एग्जाम को तैयार कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है, हमें उस कॉन्सेप्ट को मिलता है। ठीक है, हम इसको कॉन्सेप्ट के रूप में देखें, ना कि सोर्स के रूप में। ठीक है, सोर्स आप जो पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, इसे कॉन्सेप्ट रूप में आप समझ लेंगे, स्वाभाविक है दोस्तों, आपके एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं, चलिएगा। क्या है आज के पहले प्रश्न? क्या है पहला प्रश्न? है निम्नलिखित में से निम्नलिखित वक्तव्य में आप विचार करना है। क्या करना है आपको? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी वर्षा से मानसून प्राप्त करता है। आप बताइए। देखिए, सतत वाहिनी है नदियां, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका ये कारण नहीं दिया गया। ये कारण नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि हिमालय में वर्षा कहाँ से होती है। कारण क्या है वाहिनी वाहिनी होने का? क्योंकि वह कहाँ से? ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से वर्ष भर पिघलते रहते हैं, वहां से नदियां निकलती रहती है। इसका मतलब क्या? ये कारण नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कैसी है? सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण क्या है? नदियों को उद्गम स्रोत क्या? हिमानियों, यानी इसे ग्लेशियर कहते हैं, उससे है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। यह कथन दोनों सही है, पता नहीं कारण इसका स्पष्ट नहीं। देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्य पर विचार करना है, उस पर सही उत्तर को बताना है। क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी है। बिल्कुल सही है। हिमालय की नदियां उद्गम स्रोत हिमानिया, ये हिमानिया है। बिल्कुल, ये कथन कारण इसमें दोनों स्पष्ट दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी क्या है दोस्तों? बृहद हिमालय। कौन सा है? बृहद हिमालय। ध्यान दीजिएगा, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन सा? बृहद हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं। दूसरा क्या है? मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और चौथा तीसरा क्या है? शिवालिक। यानी बृहद हिमालय, बृहद, लघु और शिवालिक। ठीक है, तो प्राचीन कौन? सबसे पहले कौन सा निर्माण है? इसका कब है? इसका कब निर्माण है? इसको ओलिगोसीन में। कब हो रहा है? ओलिगोसीन में। ठीक है, अच्छा, मध्य हिमालय का निर्माण कब हो रहा है दोस्तों? इसका हो रहा है मायोसीन में। कब हो रहा है? मायोसीन में हो रहा है। और शिवालिक हो रहा है प्लायोसीन में। कब हो रहा है? प्लायोसीन में। ये कई बार आपसे पूछा जाता प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है? उपयुक्त विकल्पों में बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। किस में हुआ है? ओलिगोसीन में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके पश्चात लघु हिमालय का जो मायोसीन में, और उसके बाद शिवालिक का प्लायोसीन में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत में क्या होता प्रभाव? अगर मान लीजिए कह रहा है, अगर भारत में हिमालय ना होता उत्तर, तो क्या होता? क्या होता? देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है आपके सामने? पहला है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव करता। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। क्या होता? वर्ष भर हम क्या करते? ठंडी हवाओं को झेलते। ठीक है, बिल्कुल से। सिंधु गंगा का मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ के से वंचित रह जाए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप कल हम लोग जब पढ़ रहे थे, आपने देखा होगा, जो टेथिस सागर था, यहाँ से जब इंडियन प्लेट टकराया था, यहाँ क्या हिमालय का निर्माण हुआ था? ये हिमालय का निर्माण हुआ। तो हुआ क्या, इसके बीच में एक भ्रंश बन गया, अग्रभ्रंश इसे कहा जाता है। इस भ्रंश को जो है, जितनी नदियां हैं आपकी
जो भी नदियां हैं, चाहे सिंधु हो, ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो, ये सब क्षेत्र ने इसको लाके भर दिया। भरने की वजह से क्या हुआ, इसमें जलोढ़ निर्माण का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बताइएगा, मानसून के प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। बिल्कुल, होता क्या है, जब मानसून जहां से, जब बंगाल खाड़ी से, यहाँ से अरब सागर से मानसून उठता है या बंगाल खाड़ी से उठता है, तो ये क्या है, पहाड़ों से टकरा के ऐसे भारत के उत्तर बायदान में घूम जाता है, इधर फिर टकरा फिर घूम जाता है। इसका मतलब कि इधर नहीं जा पाता, इस साइड में एकदम उत्तर हिमालय पार करके नहीं जा पाता है। इसलिए क्या होता है, भारत में वर्षा हो जाती है। वरना अगर ये ना होता तो भारत में वर्षा ना होती, भारत सूखा क्षेत्र हो जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप अगर इधर से ये देखिएगा, ये अरावली वाला जो श्रेणी है, इसमें क्या होता है, जब बारिश बादल बनते ही सीधा इसे समांतर श्रेणी के रूप में निकल जाते हैं और यहाँ रुक नहीं पाते। रुकने की न वजह से क्या, राजस्थान में थार जैसे मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसका एक कारण ये है। इसीलिए कहा जाता है अगर हिमालय ना होता तो ये समस्या होती है नहीं। दोनों आपका स्टेटमेंट क्या है, आपका सही है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता और सिंध और गंगा की इतनी सुविस्तृत जलोढ़ का निर्माण नहीं हो पाता, यानी वंचित रह जाता। मानसून को वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वतीय मानसून को रोककर उपमहाद्वीपीय वर्षा के कारण बनते हैं। साथ ही हिमालय प्रवाहित क्षेत्र होने वाली सिंधु, गंगा और उनकी सहायक नदियों के अपरदन निक्षेप पर जलोढ़ का निर्माण करती है। यानी जो सिंधु गंगा की जो मैदान है, जहां पर पत्थरों वगैरह है, ये क्या करती है, जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। ठीक है, अब कह रहा है, प्रश्न है आगे, उत्तर भारत के उप हिमालय के सहारे फैले मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों, भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। ठीक है, इसका एक मैं आपको मैप दिखा देता हूं, क्योंकि भाबर का मैदान, शिवालिक का मैदान क्या है, इसको एक बार थोड़ा समझिएगा, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट आपका इसी में। एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा। जो हिमालय है, हिमालय के बाद भाबर वाला क्षेत्र आता है, भाबर तराई वाला क्षेत्र आता है, उसके बाद बांगर वाला क्षेत्र आता है और ये खादर वाला क्षेत्र आता है। अब ध्यान ध्यान दीजिए, जो नदियां होती है, नदियां के आसपास क्या है दोस्तों, खादर वाला क्षेत्र। खादर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। बांगर को पुराना जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, और तराई में क्या होता है दोस्तों, जैसे भाबर वाला क्षेत्र, ये भाबर का मैदान मैंने दिखा रखा है, इसे आप देखेंगे, ये भाबर वाला क्षेत्र जहाँ बड़े बड़े पत्थर होते हैं, यहाँ नदी आकर लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का मतलब ये है, नदियां जो होती है इनके नीचे से बहने शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ क्या नदियां नीचे से बढ़ने शुरू हो गई, जैसे ही तराई वाले क्षेत्र में नदियां फिर ऊपर आने लगती हैं। इसी आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा हो जाता है। इसी क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसी ध्यान दीजिएगा, क्या है, हिमालय, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, आगे प्रश्न देखिएगा। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। किसका, हिमालय का एकदम दक्षिणी पार्ट है। क्या है, शिवालिक का निर्माण कब हो रहा है दोस्तों, जब तो देखे थे सोनोजोइक काल के प्लायोसीन में। सोनोजोइक काल का एक भाग है का प्लायोसीन का है, प्लायोसीन उसी में हुआ है। कब हुआ है ये, प्लायोसीन में। आगे चलिएगा, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, लगभग 600 से 900 किलोमीटर, मतलब 600 से, ध्यान दीजिएगा, हिमालय शिवालिक की श्रेणी की, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100, 900 से 1100 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है, बताइए किन नदियों के स्थित है दोस्तों। अभी हम लोग ऊपर जो इमेज दे लिखे थे, आप देख लीजिए, कुमायूं और उसका इमेज देख लीजिएगा जो मैंने दिखाया था। ये है सिंधु और सतलज के बीच में जो नदी, सिंधु और सतलज के बीच जो क्षेत्र है, पंजाब हिमालय है। सतलज से काली के बीच में जो क्षेत्र है, कुमायूं हिमालय है। काली से जो तिस्ता नदी जो बहती है, तिस्ता के बीच में जो हिमालय है, उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और जो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच है दोस्तों, उसे असम हिमालय क्या कहते हैं, असम हिमालय। कौन सा, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमायूं हिमालय, और इसे क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। प्रश्न है, किसे कहते हैं, काली से सतलज तक, और सिंधु से सतलज तक क्या होगा, सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय होगा। ठीक, काली से तिस्ता तक क्या होगा, नेपाल हिमालय होगा। ठीक है, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक क्या होता है, असम हिमालय होता है। क्या होता है, असम हिमालय। उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। शिवालिक शैल समूह दक्षिण भाबर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों, एक गिरिपदीय क्षेत्र है। गिरिपदीय से मतलब है जैसे शिवालिक समाप्त होता है उसके बाद वाला क्षेत्र जो होता है उसे गिरिपदीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्या है? आप जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या देखेंगे? देखिएगा, गहरे गड्ढे देखेंगे, यू घुमाव वाली नदियां देखेंगे, समांतर पर्वत श्रेणियां देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, चारों चीज देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि हिमालय में ऐसी चीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब दिया गया है, अब पूछा गया है कि अब आपको जम्मू कश्मीर के मानचित्र दिया गया, अब पूछा गया पहला क्या है? पहले वाला दोस्तों जो है ये काराकोरम है। क्या है? काराकोरम, काराकोरम है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। कौन सा है? लद्दाख। ठीक है। तीसरा क्या है आपका? तीसरा दोस्तों आपका ये है जास्कर। कौन सा है? जास्कर। ठीक है, जास्कर। और ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, आगे चलिएगा। लघु हिमालय, मध्य स्थित। लघु हिमालय किसके किसके बीच स्थित है? अगर आपने मैप देखा होगा, सबसे पहले बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, लघु मतलब जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और तीसरा क्या है आपका? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। तो अब देखिए किसके बीच में है ये? आपके शिवालिक और महान के, शिवालिक और महान हिमालय की। ये ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा। आगे क्या है? पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित कौन सा क्रम है? दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे, यानी जब हम आप अपने नीचे से ऊपर, मैप आपने देखा होगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने वाली चीज होती है। ऐसे चलेंगे, ये दक्षिण वाला हिस्से जब ऊपर की तरफ चलेंगे, सबसे पहले क्या पड़ेगा? शिवालिक पड़ेगा, शिवालिक। उसके बाद क्या आएगा? लघु हिमालय आएगा, उसके बाद बृहद हिमालय आएगा, लघु हिमालय, महान हिमालय। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत है दोस्तों? कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक सबसे बाद में निर्माण हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधोलिखित उच्चावाच आकृतियों को ध्यान दीजिए। क्या? जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब आपको ये बताना है कौन सा क्रम आपका सही है, कौन सा क्रम आपका उच्चावाच आकृतियों में से दक्षिण से उत्तर की ओर आप लगाइए। दक्षिण से अगर उत्तर की देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इधर देखिएगा, इस प्रश्न पर ध्यान से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, कौन कौन सा है। अगर इसको मैप बनाया जाए जम्मू कश्मीर वाला ऐसे, तो मैप जब देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा आपका दक्षिण में सबसे धौलाधर। कौन सा आएगा? धौलाधर आएगा। कौन सा आएगा? धौलाधर आएगा। धौलाधर बाद क्या आएगा दोस्तों? आपका जास्कर आएगा। क्या करेगा? जास्कर। अब भाई इतना ध्यान, काराकोरम सबसे लास्ट में, काराकोरम सबसे लास्ट में होगा। काराकोरम यानी सबसे उत्तर काराकोरम होगा, काराकोरम के बाद क्या होगा? लद्दाख होगा। अगर दो ऑप्शन आपने पकड़ ली, सबसे पहले 4 होगा सबसे उत्तर में, और सबसे उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, यानी 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऐसे ये उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण से उत्तर का क्रम हो गया, नॉर्थ टू साउथ का क्रम हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित के उत्तर दिशा की ओर क्रम पर्वत श्रेणी। उत्तर दिशा की ओर ध्यान देना, उत्तर दिशा की ओर क्या मतलब है? सबसे पहले आपको कौन सा देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे दक्षिण में कौन है, फिर उसके बाद उसके उत्तर, उसके उत्तर, उसके उत्तर चलते चले जाना है। अब एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, सबसे लास्ट में जो होगा काराकोरम होगा, मतलब सबसे उत्तर में काराकोरम होगा। यानी काराकोरम इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, ये ऑप्शन कट गया, और इसमें है। ठीक है, इसका मतलब 3 में से किसमें हो सकता है। और उसके पहले क्या? काराकोरम के बाद उसके लद्दाख है, लद्दाख इसमें भी है, लद्दाख इसमें भी है, इसमें नहीं, यानी ये ऑप्शन कट गया। अब आपने जस्ट हम जो स्टडी देखा था, लद्दाख पहले क्या है आपका? लद्दाख पहले आपका क्या था? जास्कर था, जैसे आपने देखा होगा। अब जो ऊपर देखिए, जब आप क्रम देखें लेके चलेंगे, सबसे पहले क्या बनेगा? काराकोरम। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? लद्दाख आएगा। क्या आएगा उसके बाद? लद्दाख आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आपका जास्कर आएगा। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा। क्या है? निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों में सही क्रम है? यानी पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर मतलब पूर्व से जब पश्चिम का चलेंगे, पूर्व से जब पश्चिम चलेंगे, कौन सा सही होगा? पूर्व मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा दोस्तों कंचनजंगा। कौन सा आएगा? सबसे पहले कंचनजंगा आएगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले कंचनजंगा, कंचनजंगा आएगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आएगा। ठीक, उसके बाद अन्नपूर्णा आएगा। क्या आएगा? अन्नपूर्णा। उसके बाद धौलागिरी,
ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका क्रम, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये आपका क्रम याद रहना चाहिए। अगर उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सा नवीनतम है, अब ध्यान दीजिए कौन सा नवीनतम है। अजंता है, कैमूर है, या पटकाई श्रेणी है, या पालकोंडा है। अब बताइएगा कौन सा है इसमें से। इसमें आपका जो पटकाई वाली श्रेणी है ये आपका नवीनतम है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय की ही भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न? पटकाई श्रेणियों हिमालय श्रेणियों में स्थित है जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। ठीक है, ये सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है जो प्रायद्वीपीय पठार की भाग हैं। इसकी वजह से क्या है, पुरानी है, चूंकि प्रायद्वीपीय भारत क्या है, सबसे पुराना क्षेत्र है, इसीलिए वो इसकी हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं? पटकाई कहाँ है? पटकाई श्रेणी का अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं इसको हल्का सा मैप बना दूंगा आपको। मान लो ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ क्या है, सबसे पहले एक सेकेंड, इसमें जब देख सबसे पहले पटकाई होता है, फिर नागा होता है, फिर मणिपुरी होता है, उसके बाद मिजो। इस प्रकार की आपका क्रम है। तो पटकाई में आप जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र होता है ये संलग्न नहीं है। ठीक है, देखिए पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है, जबकि पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। कौन? त्रिपुरा से उसके संलग्न नहीं है। पीर पंजाल श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है दोस्तों, अब बताइएगा पीर पंजाल जो है आपका कहाँ पे पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, पंजाब में, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड पाई जाती है। ठीक है, अटल टनल के बारे में पूछा गया है। देखिए क्या है, अटल टनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन उनमें से कौन सा सही है? पहला है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही, स्टेटमेंट सही है। यह मनाली, लेह और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। दूसरा, अगला क्या है, हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्या है, इसमें जितने स्टेटमेंट है सब आपके सही है। ठीक दोस्तों, आते हैं अगले स्टेटमेंट पे, जो कि ये करंट पे संबंधित था, इसलिए क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। निम्नलिखित में से हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी के अटल टनल स्थित है? किसमें था दोस्तों? पूर्व पंजाल। किसमें? पूर्वी पीर पंजाल में ये अवस्थित था। निम्न में से दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है। किसमें है दोस्तों? बृहद हिमालय और पीर पंजाल। किसमें? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में क्या है आपका, ये अवस्थित है। आगे क्या है, कश्मीर घाटी अवस्थित है किसके? अभी जस्ट कहा, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल अभी देखा, हिमाद्री और पीर पंजाल। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, जो बृहद हिमालय से हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाए? हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में अक्साई चीन का भाग है। कौन सा भाग है? लद्दाख का पठार। लद्दाख पठार आपने देखा हो ना, उससे वहां विवाद होते रहते हैं। वो क्या है? अक्साई चीन का भाग है। देखिएगा, अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन, पाकिस्तान सीमाओं से संलग्न है और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य का विवाद का क्षेत्र हो चुका है। ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? आप बताइए। 8850। क्या है ये? इसका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या इतना ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा क्या है, खाली इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितने? 6000 मीटर है, जबकि जो सर्वोच्च चोटी है इसकी माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848। ठीक है, जो लगभग 8850 किलोमीटर पे मीटर पे है। और नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितना है? 8848.86 माना है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब पूछा है, निम्न में से कौन हिमालय का हिमांचल का पर्यायवाची? हिमाचल पर्यायवाची दोस्तों मध्य हिमालय का होता है। और क्या होता है इसका पर्यायवाची? इसको महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभारत श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, महाभारत श्रेणी। उसके बाद इसका एक नाम और है, इसे क्या नाम है? मध्य लघु हिमालय भी कहा जाता है। हम लोगों ने जब पढ़ा था, आपको याद होगा, जब हम श्रेणी बना रहे थे, ऐसे मैंने कहा था ना, ये बृहद हिमालय इधर आपका, ये मध्य हिमालय, ये शिवालिक हिमालय इधर क्या था, ये वाला ट्रांस हिमालय। ये कौन है? जहाँ ट्रांस हिमालय, जहाँ ट्रांस में क्या है? कैलाश जो श्रेणी है वो ट्रांस में है। मध्य बृहद हिमालय है ये। ठीक, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय कहते हैं। इसे हिमांचल कहते हैं, हिमांचल, या फिर महाभारत। नेपाल में इसे महाभारत कहा जाता है। ठीक है, महाभारत या लघु
लघु हिमालय कहा जाता है, या कभी कभी मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और लास्ट वाली क्या कहते हैं, शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे है कथनों पे विचार करना है, अब बताना है कौन सा इसमें सही है। सही पूछा इसमें, ठीक है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब बताइए, क्या हिमालय केवल 5 राज्यों में है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम गिनना शुरू करें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, एचपी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, दूसरा पिक्चर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इधर सब आ जाता है। क्योंकि आपने जब हिमालय के क्षेत्र देखेंगे, अगर ऐसे ही अगर भारत का ये मैप देख लिया जाए, ये मान लीजिए भारत है, इसको सीढ़ी चढ़ते हुए फिर ऐसे ही आ जाता है ना। आपने देखा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ हिमालय, एक लगभग। और ऐसे भी देखेंगे, अगर इस बाहु को देखें, ऐसे फैला हुआ है। यानी हिमालय 5 राज्यों में ये फैला हुआ है। ये क्या ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये आईएएस का प्रश्न है दोस्तों। ये क्या है? आईएएस का प्रश्न है। ये बताइए, क्या आईएएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था, ये मुझे याद है। और क्या केवल हिमाचल पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में है? नहीं। ये भी ऑप्शन गलत। क्यों? अगर आप पश्चिमी घाट की शुरुआत देखेंगे, शुरुआत होती कहाँ पे पश्चिमी घाट की? सर्वप्रथम गुजरात की होती है, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बाद थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका दोस्तों, मतलब तमिलनाडु केरला, तमिलनाडु और केरल। अब बताइए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, 6 रास्ते हो गए। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। पुलकर झील केवल 2 राज्यों में फैली। यस, ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों? क्योंकि आप जब भारत के क्षेत्र देखें, ये वाला क्षेत्र, इसमें क्या है? आंध्रा और तमिलनाडु। आंध्रा और तमिलनाडु मिलकर क्या करते हैं? तब पुलकर झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें बी आपका सही होगा, देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है। ठीक है, इतने राज्य। कौन कौन से अगर संख्या गिनी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 राज्य आबदी संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, दोनों मिला के हैं। ठीक है, जबकि असम और पश्चिम बंगाल पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा भी असम असम वगैरह को इसने मतलब गिना ही नहीं है। अतः हिमालय 5 राज्यों से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और पुलकर झील किस में है? पुलकर झील चिल्का के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है, लैगून झील है। और यह तमिलनाडु और आंध्र बॉर्डर पे टिकी हुई है, मतलब स्थित है। ठीक है, आगे चलिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के निम्न किस राज्यों का हिस्सा नहीं है? अब आपको ये बताना है किस राज्य में हिमालय के हिस्सा नहीं है, मतलब किस में नहीं बहता। आपको ये किस में है आप बताइएगा। ये ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये ऐसा भाग नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है? नहीं है उत्तर प्रदेश कोई पहाड़ी है। अगर जो भी है वो विंध्यन की श्रेणी है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो किसकी है? विंध्यन की श्रेणी है। तो कहाँ उसका भाग है? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? आपको दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा गया है, और यह हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम है। अरावली सबसे पुरानी है। क्यों? ये प्री कैम्ब्रियन काल की है। ठीक, सबसे पुरानी है। पूछा जाए विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखलाओं में से अरावली है। ये आपको पूछा गया प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमालयन श्रेणी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्प में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय की जोड़ी यह हिमाचल कहा जाता है। ठीक है, अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? अब बताइए कि नवीनतम श्रेणी के फिर वही प्रश्न है। हिमाद्री, या जिसे हम हिमालय कहते हैं। बाकी है अरावली सबसे पुरानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे दिया गया प्रश्न है कौन सा, कि दिए गए कथन पे विचार करना है। क्या कथन और कारण दोनों दिया गया है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। अच्छा, दूसरा हिमालय कई अवध उत्क्रमण का क्षेत्र अवस्थित है। देखिए ऑप्शन इसमें दोनों सही है, ऑप्शन इसमें दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? अगर सर्वाधिक भूकंपीय क्षेत्र, उसका रीजन क्या है दोस्तों? आपको पता है जो इंडियन प्लेट है
और ये जो यूरेशिया प्लेट इधर वाले इधर क्या टक्कर हो रहा है, निरंतर क्या टक्कर हो रहा है, जिसकी वजह से इसलिए कहा, जिसकी वजह से क्या भूकंप की स्थिति बनी हुई है, हर समय बनी रहती है, क्योंकि टक्कर हंस में चल रहा है, मतलब हंस में उधर की तरफ खिसक रहा है, इसलिए कहा जाता है हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ रही है, निरंतर ऊंचाई हिमालय की बढ़ रही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा भी सही है, क्यों? क्योंकि आपने जब देखा होगा इधर ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऐसे श्रेणियां बटी हुई हैं। क्या अंधेर है, लेकिन कथन दोनों सही है, बट इसका एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। अंधेर उत्क्रमण की क्षेत्र की अवस्था है, खैर व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र स्थित है। इसका अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र भाग सिस्मिक जोन 4 के अंतर्गत है। किसमें आते हैं? 4 में आते हैं और 5 में आते हैं, 4 और 5 में आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र इसमें शामिल है। ठीक है, भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। ठीक, कथन एक सही है। भारत में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण या थ्रस्ट या भ्रंश दरार पाए जाते हैं। दक्षिण को बढ़ने के मेन थ्रस्ट मिलता है और लघु हिमालय विस्तार कहा जाता है। देखिए एक चीज मैं बताऊं, इसमें जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अब मैं आपसे बताऊं, ये एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है इन्होंने, ये व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये अगर ये कारण दिया होता कि भारतीय प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ निरंतर जो गति करे, अगर ये रीजन दिया होता इस प्रश्न में, तो ये दोनों ऑप्शन सही होते। बट ऐसा है, इस प्रकार से देना कि भारत में भ्रंश है, इस तरह से भूकंप आ रहा है, ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। ठीक है, खैर देखिएगा, तिब्बत हिमालयन, ये जो ट्रंस दिया गया है, मैं अगर आपने पढ़ा होगा कैसे, इसको मैं ट्रंस का निर्माण कर बताता हूँ, कहाँ कौन से ट्रंस है, कैसे हम किस चीज को ITCGR कहते हैं, क्या चीज होता है, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, आपने अगर ध्यान से देखा होगा कभी, कौन सा क्षेत्र, देखिएगा कुछ चीजें इमेज के माध्यम से देखिएगा। जैसे ये आपका इंडियन प्लेट था, ये आपका इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट जब उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा था, इधर की तरफ बढ़ रहा था, और उधर क्या था? ये एशिया प्लेट था। यहाँ क्या है? तेथिस सागर था। तेथिस सागर बीच में संकुचन होना शुरू हुआ। अब देखें कालांतर में क्या है, यही आपका इंडियन प्लेट और एशिया प्लेट, जिसे तिब्बत वाला क्षेत्र है, आपस में टकरा क्या करते हैं? हिमालय का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हिमालय का निर्माण हुआ, इसमें देखिएगा आप कुछ ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। अब ये तिब्बत प्लेट है, इधर देखेंगे हिमालय का निर्माण हो रहा है, ये ग्रेटर हिमालय है और मिडल हिमालय है, या फिर क्या है, मिडल हिमालय है या शिवालिक है, इधर इधर वाला तराई वाला क्षेत्र, या जैसे भाबर और तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, यानी आप देखेंगे ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट क्या करे, इधर मूव करे, यूरेशिया प्लेट क्या है, इधर मूव करे, इसके जो अवसाद है देखेंगे आप ऊपर आ रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, ये चीज क्या है, इस प्रकार से इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब इसमें ये देखना है कि जो आपका जो क्रस्ट बताया गया है, जो जो जितने क्रस्ट हैं, आखिर कैसे ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, इसको देखिएगा। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि जो शिवालिक हिमालय है, इस इमेज के माध्यम से देखने समझने की कोशिश करिएगा। मैं जो समझाना चाहता हूँ दरअसल है क्या, अब देखिए ये हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, अब लास्ट में क्या है आपका? शिवालिक है। शिवालिक के बाद क्या आता है आपका? मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय के बाद क्या आता है आपका? बृहद हिमालय आता है। उसके बाद ट्रांस हिमालय, इसे आपका डिवाइड किया गया है। जो शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक है, ये क्या है? शिवालिक है, शिवालिक है। शिवालिक के जो बाहर है इसे मेन, इसे क्या कहते हैं? मेन फ्रंटल ट्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन फ्रंटल ट्रस्ट क्या है? दक्षिण से उत्तर के करने पर क्या मिलेगा? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप उत्तर भारत से चलते हैं हिमालय की तरफ, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? मेन फ्रंटल ट्रस्ट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? शिवालिक मिल जाएगा। क्या मिलेगा? शिवालिक मिल जाएगा। शिवालिक जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको मेन बाउंड्री फाल्ट मिल जाएगा, ये एमबीटी या ट्रस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप चलेंगे, इसके बाद क्या होगा आपको? एमबीटी और इसके बीच में क्या मिल जाएगा? एमसीटी मिल जाएगा। जो इसके अब ऊपर क्या है, जैसे एमबीटी क्रॉस किया आपको मध्य हिमालय मिल गया। क्या मिल गया? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय जैसे आप क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा? आपको एमसीटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एमसीटी, यानी इसे क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल
ट्रस्ट थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट मिल जाएगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य जिसे कहते हैं। अब जैसे ही आप इसके और ऊपर चढ़ेंगे क्या मिलेगा, बृहद हिमालय मिल जाएगा, ठीक है। जब बृहद हिमालय मिल जाएगा इस क्षेत्र क्या क्या कहा जाता है, सेंट्रल क्रिस्टल जोन, क्या कहा जाए, सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन, ठीक है। और जब इसके ऊपर चला जाएंगे आप क्या मिल जाएगा आपको, हायर हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है, इसे तिब्बतन हिमालयन तिथियन या फिर एसटीडी साउथ टाइबेटन डिटैचमेंट सिस्टम कहा जाता है, ये स्थित है, ठीक है। यानी कब, इसके बाहर, ये तिब्बत वाला क्षेत्र में, कब, तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है। आगे चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको इमेज देखिए इसी हिसाब से बना है, ITST, STD, HF, MBT और MCT, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस इमेज को देखिए, जो कि घटना चक्र में इमेज नहीं दिया गया, फिर मेरे प्रयास ये रहा है आपको ये देकर आपको अधिक से अधिक इस सब्जेक्ट को सरल बनाया जाए, ताकि जिसको आप समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन, इसे क्या कहा, इसे सरोवरी मैदान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सरोवरी मैदान, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा होगा सरोवर यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक यहाँ कई झील स्थित हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, क्या है, मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों जीवाश्महीन है, अच्छा। अगला क्या ऑप्शन है आपके सामने, कह रहा है लघु हिमालय परतदार चट्टानों में समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, फिर क्या है, वायु हिमालय शिवालिक में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, इसमें 2 और 3 सही है, यानी जो लघु हिमालय है आपका, परतदार चट्टान समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, और शिवालिक भी मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। लेकिन जो ये है मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों का है, और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, क्यों, क्योंकि परतदार चट्टान जो है आपको विंध्यन, विंध्यन का नाम सुना होगा आपने, विंध्यन आपका परतदार चट्टान है, कैसे, क्योंकि यह जिससे अवसादों को निक्षेप मतलब उससे बना है, अपर्दन से बना है, ठीक है। जो चट्टाने हैं उनके अपर्दन और अपक्षय से बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए। आगे चलिएगा, मुख्य हिमालय परतदार चट्टानों के जीवाश्म हीन नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। लघु हिमालय परतदार चट्टानों में समुद्री जीवाश्म मिलते हैं, वायु हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम गुफकराल मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती, कहाँ पाई जाती दोस्तों, ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। यहाँ पे करेवा में ही क्या होता है, केसर की खेती होती है, क्या होती है, केसर की खेती, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, यह है ना, हिमालय के पश्चिमी हिमालय के कश्मीर भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है, यह तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं, यह अच्छे जाफरान या केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में किस क्षेत्र में अवस्थित है, किसमें दोस्तों, तिब्बत वाले में, किसमें, तिब्बत वाले में, तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है। अब हमें देखना है जो दक्षिण एवं मध्य भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कौन कौन सा आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और क्या क्या आपका कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके भी MCQ देखेंगे। क्या है MCQ, देखिएगा, भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है, यानी इसका जो शेप है कैसा है, मेज जैसा है, ठीक है। क्रिस्टलीय अग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ। अब अग्नेय तथा अग्नेय और रूपांतरित क्या मतलब हो, यहाँ 2 शब्द क्यों लिखा गया, उसका एक बड़ी वजह यह है, ये सेल जो है आपके, चूंकि शुरुआत जो सेलों का निर्माण होता है कितना अग्नेय से होता है, अग्नेय सेल जब ऊपर आ जाते हैं तो उसके अपक्षय और पर्दन के बाद कुछ कालांतर में क्या होता है, उनका रूपांतरण हो जाता है, क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूपांतरित सेल होते हैं। प्रायद्वीपीय भाग में गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग, यानी जो गोंडवाना क्षेत्र है कैसा है, एकदम प्राचीनतम क्षेत्र है, किसके कारण हुआ, अपक्षय और अपवाह के कारण हुआ है, ठीक है। इस अपक्षय अपवाह मैंने अगर शुरू में अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, जो मैं क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको याद होगा क्या एक चीज मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँ, थोड़ा देखिएगा। जब चट्टानों का निर्माण हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले अग्नेय हो रहा है, अग्नेय के बाद दोस्तों धारवाड़ के चट्टानों का निर्माण होता है, धारवाड़ के बाद क्या होता है, कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण होता है, कुटप्पा के बाद विंध्यन का होता है,
विंध्य के बाद आपको क्या होता है, गोंडवाना का होता है। ठीक है, ये क्या है, चट्टानों के निर्माण का क्रम है। अब ये होता क्या था कि जब अग्नेय का अपर्दन और अपक्षय हुआ, क्या हुआ, अपर्दन और अपक्षय हुआ, तो क्या हो, किसका निर्माण हो रहा है, तब आपके धारवाड़ का निर्माण हो रहा है। तब किसका निर्माण हो रहा है, धारवाड़ का निर्माण हो रहा है। और धारवाड़ का जब अपक्षय अपर्दन हुआ, धारवाड़ का जब अपक्षय और अपर्दन हुआ, तब किसका निर्माण, कुटप्पा का निर्माण हुआ। और कुटप्पा का जब अपक्षय अपर्दन हुआ, तो क्या हो रहा है, ये किसका निर्माण, विंध्यन का निर्माण। उसके बाद क्या है, गोंडवाना का निर्माण हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, जो विंध्यन वाला क्षेत्र है, इसे अवसादी चट्टान कहा जाता है, परतदार चट्टान कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। ठीक है, इस पठार के दो मुख्य भाग है, पहला मध्य उच्च भाग तथा दूसरा दक्कन का भाग। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में, नर्मदा नदी आप जानते हैं, नर्मदा नदी के उत्तर के जो प्रायद्वीपीय पठार है, उस भाग को क्या है, मालवा पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मालवा पठार कहा जाता है। और इससे उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रेणियों के दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम अलावरी से घिरी हुई। आपने देखे होंगे जो मालवा का क्षेत्र है, ये किससे किससे घुमा घिरा हुआ, ये वाला जो क्षेत्र है कैसे, जो मध्य वाला क्षेत्र है, जैसे मैंने कहा, जैसे एक मिनट आपको समझा दूं थोड़ा सा। मान लीजिए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है। अब इंडिया की इधर क्या है क्षेत्र, ये विंध्यन हो गया, विंध्य के बाद इधर ऐसे अरावली है। ठीक है, अरावली है। वही चीज कह रहा है, जो मध्य वाला भाग है, ये क्या है, किसके, विंध्यन और अरावली के घिरा हुआ नहीं हुआ, ये चीजें कह रहा है इस अपने सेंटेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अरावली गुजरात के पालनपुर से और लेकर राजस्थान के हरियाणा तक पहुंचा है, और राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक क्या इसका विस्तार है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक इसकी लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आगे चलिएगा, फिर कह रहा है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अरावली का निर्माण कब हो रहा है, प्री कैम्ब्रियन काल में है, इसलिए क्या है, सबसे पुरानी आपकी आकृति है। ठीक है, जो 600 से 700 मिलियन, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। चूंकि विश्व में बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं प्राचीन है, जिसमें से एक क्या है, आपकी अरावली भी है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर, क्या कहा जाता है, गुरु शिखर कहा जाता है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत को उदाहरण, अवशिष्ट पर्वत क्यों कहा जाता है, ये बताइएगा। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित हो चुके हैं। मतलब क्या है कि पहले इनकी जो ऊंचाई थी, मान लीजिए पहले बहुत ऊंची थी, ये इतनी ऊंची थी, पर्वत श्रृंखला थी, बाद अपक्षय अपर्दन की वजह से क्या, अब इनकी ऊंचाई इतनी रह गई है, इसलिए इनकी क्या क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों से अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण कौन कौन सा है, विंध्याचल है, अरावली है और सतपुड़ा। ये कैसे अवशिष्ट पर्वत है, कितने हैं अवशिष्ट पर्वत है। अगर आप सामने ऐसे ऑप्शन बना लीजिए, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है, और इसमें से एक ऑप्शन हिमालय दे दिया जाए और एक बाकी 4 ऑप्शन दे दिया जाए, शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज दिया गया है, इमेज आपके सामने ब्लर है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कहाँ कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा इमेज के माध्यम से सब क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए इमेज अगर छोड़ दीजिए, अब आगे बताएंगे, हम आपको पूरा बताएंगे, अलग से इमेज डाल के बढ़िया इमेज डालेंगे, फिर बताएंगे। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है दोस्तों, दक्कन का पठार का भाग है कि नहीं है सतपुड़ा श्रेणी। और इसके विस्तार जो है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक है। ठीक, अब सतपुड़ा देखिएगा, जो सतपुड़ा बना है, मान लीजिए ये अब बना है, ये यहाँ से सतपुड़ा का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ से कहाँ चला, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक क्या है, सतपुड़ा का विस्तार है। ठीक है, आगे चलिएगा। उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती। अब और ये सतपुड़ा जो ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, और इसके जो उत्तरी भाग है सतपुड़ा का, यहाँ पे क्या है आपकी ताप्ती, यहाँ दक्षिण में क्या ताप्ती बह रही है, और इसके उत्तर में क्या है, नर्मदा बह रही है। कौन सी, नर्मदा। ठीक है, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है इसके संदर्भ में। आगे चलिएगा।
सतपुड़ा श्रेणियों की इन दोनों नदियों के मध्य से अवस्थित है। यानी सतपुड़ा जो है किसके किसके बीच अवस्थित है? आपके नर्मदा और ताप्ती के। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी, यानी धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, किसकी? सतपुड़ा की। और यह पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। पश्चिमी घाट सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगर पश्चिमी घाट पूछा जाए क्या नाम है उसका? सह्याद्री नाम है, ठीक है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी? 1200 मीटर है। कितना है? 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्व सभ्य पर्वतम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सभ्य पर्वतम, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है अन्नामुदी। क्या नाम है? अन्नामुदी। अन्नामुदी के नाम से फेमस है ये, ठीक है। पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र की उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई, यानी अगर हम देखेंगे जो दक्षिणी क्षेत्र है, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र, फिर से आइए, ये वाला जो क्षेत्र है, अब इसमें उत्तर दक्षिण से विस्तार है। अगर जो ये वाला क्षेत्र अधिक ऊंचा है, क्या है? अधिक ऊंचा है, ठीक है। और ये कम ऊंचा है, ठीक, इसकी बात कर रहा है। आगे चलिएगा। पश्चिमी घाट की विस्तार पश्चिमी सागर के तट के समांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक अवस्थित है। कितना है? गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। और कितने किलोमीटर है? कितने ऊंचाई है इसका? लगभग जो दूरी है कितना है? 1500 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई है, और प्लस ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है, ठीक। यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण स्थल खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। किसके कारण? जो स्थल थे उसके धसान के कारण इनका निर्माण हुआ, ठीक है। पश्चिमी ढाल तीव्र तथा खड़ा है, इसीलिए क्या है? पश्चिमी ढाल इसका क्या? तीव्र है, यानी आप उसको चढ़ाई नहीं करते, आसानी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पूर्वी ढाल मंद, पूर्वी ढाल का मतलब ये हो गया, पश्चिमी ढाल पूर्वी ढाल का मतलब ये, मान लीजिए ये पश्चिमी घाट है, ये इसका पश्चिमी ढाल, पश्चिमी ढाल है। पश्चिमी ढाल की तरफ से आप आसानी से नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये पूर्वी ढाल जब आप प्रदेश की तरफ से आएंगे, इधर जब एंट्री करेंगे तो क्या होगा? आप आसानी से चढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या है कि नीचे धंसा हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से, गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट तक शैल से निर्मित है। ये सब क्या है? किससे? यानी ये सब चीजें वहां तक निर्मित है, ठीक है। आगे चलिएगा। आगे क्या कह रहा है? नल्ला मल्ला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में अवस्थित है। पूछा जाता है आपसे, कई बार पूछा गया, नल्ला मल्ला, सेवाराई, पंचमलाई, ये बार बार प्रश्न बनेगा आपसे, और बहुत प्रश्न बने हैं इस से। आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, कौन सा कहाँ पे पर्वत है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्वी तटीय मैदान समांतर महानदी से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। जो पूर्वी घाट है, जो कि आपने जानते हैं, ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी है। ये पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। और जिससे लगा हुआ जो मैदान है, इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी तट। क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। इसी बात कर रहा है। जावेरी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। पहाड़ियों की रानी कहा जाता है के नाम से विख्यात नीलगिरी। कौन? नीलगिरी को क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। और यहाँ क्या होता है? नीलगिरी में, नीलगिरी यहाँ मांझी यहाँ पे है। यहीं पे जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, क्या है आपका? जो आके मिल जाते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या करके आके मिल जाते हैं। और नीलगिरी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध डोडा बेटा जनजाति जो टोडा जनजाति है, यहीं पे पाई जाती है। टोडा जनजाति की क्या विशेषता है? टोडा जनजाति की विशेषता है ये बहुपति व्यवस्था इसमें रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियां केरल तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। कई बार आपसे पूछा गया है अन्नामलाई पहाड़ी किन दो राज्यों के मध्य अवस्थित है? क्या होगा इसका आंसर? केरल और तमिलनाडु। और इसकी जब से सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? अन्नामुदी। अन्नामुदी जो है दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान देना है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तराई जंक्शन पर स्थित है। यह एक पर्वत की ग्रंथि है, ठीक है। पर्वत ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से आप देखेंगे, यहीं से अन्य पर्वतों का निर्माण होता है। ये इधर चला जाएगी, इधर चला जाएगी, इधर चला जाएगा, इसीलिए इसे ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। आप साइंस में ग्रंथि का नाम जानते हैं। कार्डमम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल और दक्षिण पूर्वी हिस्से में तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, यह जो कार्डमम पहाड़ियां हैं तमिलनाडु और केरल के मध्य अवस्थित है, ठीक है। इन पर
इलायची खेती की जाती है, इसलिए इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। सेवाराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, के सलेम के पास स्थित है, पूर्वी घाट की हिस्सा है। ठीक है, तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है यारकाड, यारकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे सासाराम तक विस्तृत है। गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है, जब जहां गौड़ जनजातियां निवास करती हैं। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, जबकि रामगिरी जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, वो कहाँ पे, तेलंगाना में अवस्थित है। पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। महेंद्र पर्वत कहाँ है, पूर्वी घाट पे स्थित है। ठीक है, आगे चलिएगा। महेंद्रगिरी कहा जाता है इसे, कहाँ पे, उड़ीसा में है। कहाँ ये, उड़ीसा में। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी की पूर्वी भाग है, यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसको हम आपको पूरा मैप के माध्यम दिखा देते हैं, कहाँ पे कौन सा पर्वत श्रेणियां स्थित है। ठीक है, क्योंकि इस इमेज में देखिएगा, इस इमेज में आपका ध्यान से देखेंगे, ये आपका पश्चिमी घाट है। कहाँ, ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट दिखाया गया है। ठीक है, इसमें ये वाली जो श्रेणी है, ये क्या है, आपका नीलगिरी वाला श्रेणी है। इधर से आपके विंध्य निकल रहा है, इधर आपको ये सतपुड़ा निकल रहा है। बीच में क्या है, यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से बीच में आपकी क्या है, यहाँ से ये नर्मदा है, ये आपकी ताप्ती है। ठीक है, इधर बालाघाट है, इसे हम अजंता वाली श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इधर इस वाली में देखिएगा ध्यान से, और स्पष्ट है। जैसे ये नीलगिरी है, नीलगिरी में क्या, ये आपका कार्डमम है, पलानी है, और इधर ये इलायची वाली श्रेणियां हैं। ठीक है, इधर क्या है, आपका सेवाराय, जवाड़ी जो सारी पहाड़ियां हमने देखा था, ये सब चीजें क्या है इसी में है। ठीक है, इसी में देख लीजिए बार बार, चूंकि यहाँ से कलम लगाने के लिए पूछ लिया जाता है, आपको ये चीज ध्यान में रहना चाहिए। जैसे आप मध्य भारत की बात करें तो हालांकि थोड़ा सा बलर है, ये क्या है, आपकी सतपुड़ा रेंज है। अब सतपुड़ा रेंज में ही आपकी गाविलगढ़, महादेव सब पहाड़ियां हैं। ठीक है, और अमरकंटक, धूपगढ़, ये सब इसी श्रेणी में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये अजंता श्रेणी है, इसके बाद ये बालाघाट रेंज है, उसके बाद ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कुछ दक्षिण भारत के जो क्रम है, इसको लगाने के लिए दे रखा है, पहाड़ी कभी आपको क्रम लगाने के लिए देती है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके एमसीक्यू के साथ। ठीक है, और हम और चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और हमारे चैनल जो है दोस्तों, अमोक क्लासेज, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको फ्री में तैयारी कराई जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।